तो हम लोग आज का कॉन्फ्रेंस कॉल का शुरुआत करें। जो जो कुछ जो मेरे मन में है हम कहेंगे, और आप लोगों के मन में अगर कोई एजेंडा हो, कोई टेक्निकल इशू की बात, कोई राय सलाह, कुछ भी ऐसा हो तो जरूर बोलिएगा। सबसे पहले जो पूरे देश का हॉट टॉपिक है, तो और जिसके बारे में रोज रिमाइंड करते रहते हैं, और उद्देश्य यही है कि आप वोटिंग करने जरूर जाएं, वोट जरूर करें, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के का टूल न बने। उसके लिए प्रचार प्रसार भूल के भी न करें। हम लोगों का जो प्रोफाइल है, हम लोग का जो कार्य है, जो बैंक ने हमें अलॉट किया है, उसमें वो अनुमति नहीं है जो एक लोक सेवक का रहता है। हम लोग उसी दायरे में आते हैं कि हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं लेना है, वोट जरूर डालना है। तो बस इसका ध्यान रखिएगा, जिससे किसी की कुदृष्टि न पड़े आप पे, कहीं से शिकायत ना आवे, और यहाँ से एक्शन न लेना पड़े। आप सब बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत जबरदस्त पिलर हैं आप। किसी के छटकने से बहुत तकलीफ होगी संस्था को। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो। दूसरा कि एक अच्छी खबर है कि हम लोग जो हर साल एनुअल मीट करते कराते हैं, तो उसका डेट निर्धारण कर लिया गया है, और उसके आगे की प्रक्रिया भी बढ़ गई है, जैसे हॉल बुकिंग वगैरह ये सब। तो 11 मई का डेट निर्धारित किया गया है। तो ये प्लीज सब लोग नोट कर लीजिएगा। और एनुअल मीट संबंधी कुछ बात कर ले, उसके बाद फिर अपना काम परफॉर्मेंस और भी बात की तरफ हम लोग जाएंगे। इसमें एक चीज ये सोचा जा रहा है कि जो बड़े पर्दे पर कुछ चलता रहता है, तो इसमें आप लोग अपना इनपुट भेजिएगा, जिससे कि जो टेक्निकल विंग है यहाँ के मीडिया के प्रभारी कुणाल जी, और वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो उसको बढ़िया से सजा के और उसको उसमें इंक्लूड कर सकें। और उसमें मेरी सलाह है कि जो आप लोगों में से कई ने बहुत सुंदर अपना ऑफिस बनाया है, या जो साधारण ढंग से भी है, तो कोई बात नहीं। आप या फील्ड का कोई ये हो, आप कहीं कैंप लगाए हो, कोई एक्टिविटी है कहीं, कोई PMJJBY PMSBY, या किसी भी दुर्घटना के शिकार, अगर बैंक के तरफ से संस्था की मदद से किन्हीं को अनुग्रह राशि कंपनसेशन वो मिल रहा हो, जिसका फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, तो वो सब चीज अ, जल्द से जल्द शेयर करेंगे, जिससे कि उसको एक ढंग से कुणाल जी की टीम उसको लगा सके। उसके बारे में और ये बताएंगे कि किस ढंग से कल बता रहे थे कि रॉ फॉर्म में, या फिर उसको अपने से एडिट करके, या फिर म्यूजिक डाल के ना भेजा जाए। वो यूट्यूब चैनल वाले उसको रोक देते हैं। तो और भी इंफॉर्मेशन या फिर सलाह देंगे ये, तो वो सब भेजा जाए, जिससे कि एक जो अपना संजीवनी का यूट्यूब चैनल है वो भी एनरिच्ड हो, और साथ में जिस दिन हो तो वो बड़े पर्दे पर भी वो चलता रहे, दिखाई पड़े। और दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट बात है उसमें कि अ, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बाहर से एक हायर करके जो हम लोग ले आते थे, तो पिछले साल के कुछ जो जगहों के, खास करके नॉर्थ ईस्ट के, वेस्ट बंगाल के परफॉर्मेंस को देखते हुए, जो एक जबरदस्त सांस्कृतिक
विरासत है और उसका प्रदर्शन देखते हुए, तो हम लोगों ने अभी सोचा है, आप लोग सलाह दीजिएगा कि हर जगह से कुछ वैसा ही रहे कि जब आप पैन इंडिया काम कर रहे हैं तो हर जगह की खुशबू फैले। और हम लोग तो ये 2-3 बार से देख रहे हैं कि रंजीत सर तो अपने खुद ही पूरा जोशो खरोश से लग जाते हैं। तो अपने अंदर ही जो इन हाउस, जो एक इस ढंग की भी जो खूबी है, जो कला छिपी हुई है, वो भी जब समाप्त हो जाए, अवार्ड के वितरण का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम समाप्त हो जाए, तो उस ढंग से सब लोग करें तो वो अच्छा रहेगा। और उसके लिए भी अगर कोई अपना ये भेज दे कि हम जरूर रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसकी भी एक सूची बना ली जाएगी, जिससे कि उस समय हौच पौच ना हो और सबको जगह भी मिले, सबको प्रदर्शित करने का। कोई वाद्य यंत्र ही बजाना चाहते हैं या कोई अ, गाना चाहते हैं या कोई नृत्य, कुछ भी जो अच्छा लगे। तो हम लोग सोच रहे थे कि जो हायर करते हैं और उनको न रख के, फिर जो आपस में ही इस ढंग से एक जो गैदरिंग रहे तो एंजॉय करें। तो फिर बाद में, अभी समय है, जैसी आप लोगों की राय सलाह होगी फिर आगे वैसा किया जाएगा। उस एनुअल मीट को और अ, बढ़िया बनाने के लिए जो भी आप लोगों का सुझाव होगा, तो व्हाट्सएप पर, मेल पे, फोन पे आप बताते रहिएगा। ये आप सभी का, हम सभी का फंक्शन है। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम ये एक फॉर्मेट है, वो बना हुआ है, उसमें चेंज होना मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है, एकदम फ्लेक्सिबल है। और जैसा आप सब लोगों को सूट करे, जो अच्छा लगे, वही करना है। इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन और तैयारी करने के लिए जो हम सोचे थे, और ये 2-3 दिन पहले ही ये सब तय हुआ है। फिर एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का हॉल है गांधी मैदान के पास ही, बहुत बड़ा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो परेशानी होती है कि वो सब परेशानी 2-3 दिन से चल रही थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि संडे को सब लोगों को बताया जाए। तो शुरुआत में जो परेशानी थी, अदरवाइज हॉल देख के आप सब लोग बहुत खुश होंगे और एक कोजी एटमॉस्फेयर वहाँ रहेगा, ये पूरा विश्वास है। और हम लोग अब अपने काम के प्रति आगे बढ़ें। तो एक जनरल सभी बैंकों के लिए जो मेरा रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी भी बैंक में नए कोड के लिए, तो उसको कवर करना भूलिए नहीं, उसको एकदम टॉप प्रायोरिटी पर रखिए। बहुत विश्वास से बैंक भी प्रोवाइड करते हैं, और उस काम को लेने के लिए भी बहुत परेशानी है, बहुत तरह की कवायद है, जिससे गुजर के संस्था उस पोजीशन पे लाती है कि वहाँ कोड मिले। तो एक एक कोड इम्पोर्टेंट है। तो ये ध्यान जरूर रखिए कि चाहे किसी भी बैंक का हो, अगर अपॉर्चुनिटी है आपके पास, वो लोकेशन आया हुआ है या सबके लिए खुला हुआ है और है कि जो पहले कर ले, तो उसमें एकदम अपना जोर शोर से और उसको टॉप प्रायोरिटी देते हुए उसको कवर करने की आवश्यकता है। दूसरा इसी ढंग का जो सभी बैंकों के लिए, कि अगर इनएक्टिव है, 30 दिन से ज्यादा इनएक्टिव में वो न जाए, इसके लिए पूरी कोशिश की जाए कि 30 दिन से ज्यादा जाएगा कैसे। सुपरवाइजर वहां जाए, डीसी जाए, उनको मनाने की कोशिश की जाए, या फिर जब ये बात समझ में आ जाए कि नहीं ये काम नहीं करेंगे, कुछ भी कारण हो सकता है उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, या मन नहीं लग रहा हो, कुछ भी कारण हो, तो हमें
जल्द ही एक ऑप्शन मिल जाएगा कि फिर हमें रिप्लेस करना है। लेकिन उस पर कई बार देखते हैं कि 90 डेज से ऊपर वो जा रहा है और हम लोग उस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर ये टेक्निकल इशू के चलते है तो वो अदरवाइज है। कभी कभी बैंकों से ये हमें वो सुविधा नहीं मिल पाती है कि उसको फास्ट कवरेज हम कर पाए, तो वो अलग बात है। दूसरे ढंग से उपाय है जो प्रोजेक्ट हेड हैं, स्टेट हेड हैं, टीम लीडर हैं, वो सब लोग अपना प्रयास करते रहते हैं बैंक से आग्रह। लेकिन अदरवाइज अगर हमारी कोशिश से, अपनी कोशिश से वो कोड एक्टिवेट हो जाता हो, या फिर नहीं तो उसका उसको रिप्लेसमेंट में उसका फ्रेश नया आइडेंटिफिकेशन, ड्यू डिलिजेंस, ये सब काम शुरू हो जाता हो, तो वो काम शुरू कर देने की आवश्यकता है। उसमें देर नहीं लगाने की जरूरत है। इसमें सबका लॉस है, बैंक से लेके और जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सबका। प्लस एक लोकेशन पर किसी अच्छे व्यक्ति का जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, उससे वो दूर है। हो सकता है वहाँ एक ऐसा पर्सन मिले जो बहुत जबरदस्त काम करे, और उसका तो घर चले ही, साथ में ग्राहकों को सेवा मिले। तो ये इनएक्टिव और उसी से जुड़ा हुआ जो रिप्लेसमेंट का है, तो रिप्लेसमेंट भी जहाँ करना है तो जल्दी से, जब ये तय हो गया कि रिप्लेसमेंट करना है, तो फिर उसमें देर दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपनी तरफ से। और कई बार जो विभिन्न कारणों से देर दिक्कत होती है, बैंक की तरफ से फिर हम दोहराना चाहेंगे कि बैंक की तरफ से या कोई टेक्निकल इशू से वो उसमें देर दिक्कत हो रही है, वो दैट इज सेपरेट मैटर। उसका इससे लेना देना नहीं है कि उधर दिक्कत हो रही है तो हम क्यों करें। इसमें और उसमें दोनों में कोई संबंध नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए। हमारा जो काम है कि आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट कलेक्शन एंड सबमिशन, तो ये काम हम अपनी पूरी तत्परता से करें। आगे बैंक की तरफ से देर है तो सब लोग जो भी, जो टॉप लीडर हैं, वो उसके लिए प्रयासरत निश्चित रूप से रहते हैं, रहेंगे। लेकिन ये काम ये नहीं हो, कई बार लगता है कि एकदम अगर वहां से 40 रिप्लेसमेंट है तो 40 का 40 एकदम लटका हुआ है, चल रहा है अनंत काल के लिए। ये भयावह स्थिति है। बैंक भी समझेगा कि यहाँ पे इनका एकदम ढीला रवैया है, इनके जो भी लोग हैं वो कहीं से उपयुक्त नहीं है। कई जगह से यहाँ भी फोन करते हैं वो, वहाँ के जो सीनियर बैंक अफसर हैं, और उनको ढाढ़स दिया जाता है कि नहीं सर, एकदम हम लोग कर लेंगे, प्लीज थोड़े दिन और चांस दीजिए। तो ये बात आनी नहीं चाहिए। अगर कोई वैसा प्लेस है जो रेयर है, जहाँ पर पॉपुलेशन थिन है, नेटवर्क एकदम चौपट है, तो वो अलग है। लेकिन इन जनरल आदमी न मिलना, ये सीधा इसका अर्थ हम यही लगाते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। इनके पास वो टीम नहीं है, सुपरवाइजरी टीम, ऐसे काम को कवर करने के लिए टीम, वो टीम की कमी है इनके पास। तो ये कहाँ की बात कहाँ, इसकी बात वहाँ, ये कर रहे हैं और इसमें ये माहिर हैं। मेरे अंदर भावना यही जाती है। और अगर ठीक से एनालाइज कीजिएगा ईमानदारी से, तो लगेगा कि बहुत कुछ ऐसा ही है, टीम ही नहीं है। तो कैसे भी हो उसका टीम बनाइए, प्रॉपर सुपरवाइजरी नेट रखिए, नेटवर्क तैयार कीजिए, तभी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ये जनरल, एक और जनरल बात, ये जो सुपरवाइजरी नेटवर्क और डिजिट है, किसी भी बैंक का जो काम हमें मिलता है उसमें हर जगह कॉमन फैक्टर है, कॉमन इश्यूज हैं जो
हमें हल करने हैं या फिर उसको आगे बढ़ाना है बढ़िया से। तो उसमें एक ये भी है कि वहाँ जो तीन ब्रॉड कैटेगरी में अगर बांटें कि परफॉर्मेंस, कंप्लायंस एंड रिस्क मिटिगेशन, ये सभी जगह के लिए वही है। चाहे किसी भी बैंक का, क्या वहाँ केवल परफॉर्मेंस करना है, क्या वहाँ कंप्लायंस और रिस्क मिटिगेशन का ध्यान नहीं रखना है, तो आपके अंदर से जवाब आएगा कि एकदम करना है। तो ये तीनों काम के लिए जो ब्रॉड कैटेगरी में उसको अपने काम को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो सुपरवाइजरी नेटवर्क का होना नितांत आवश्यक है। नहीं तो परफॉर्मेंस का कम होना, कंप्लायंस पार्ट पूरा न होना और फ्रॉड होना, बहुत सारी ऐसी रेगुलेटरीज आती है, और जिनको अगर इनिशियल स्टेज में ही हम उसको समाप्त कर दें तो आगे वो फ्रॉड का रूप नहीं लेगा। और ये काम सुपरवाइजरी नेटवर्क और उनके मीनिंगफुल विजिट से ही संभव है। और जब उनका एक दायरा आप क्रिएट करेंगे जो मैक्सिमम 40 लोकेशन का होना चाहिए। बिहार में तो हम लोग लगे हुए हैं कि अब 30 लोकेशन पे एक रखिए, क्योंकि तब और ज्यादा काम होगा। लेकिन इन जनरल 35 to 40 भी है तो चलेगा। उस क्षेत्र में उस जियोग्राफिकल जो एक बाउंड्री तैयार हुआ, उसमें अगर कोई रिप्लेसमेंट का, इनएक्टिव का है, वो भी जल्दी हल होगा। और विजिट ऐप पे दर्ज करके विजिट करने का काम हमेशा एकदम करें। ये नहीं कि हम लोग किए थे तो उसमें काम नहीं दे रहा था। ऐसा रेयर है कि विजिट ऐप काम नहीं करता है। स्टेट बैंक का केवल बैंक का उसका है, जिससे हम लोगों को स्टेट बैंक का विजिट करना है। और किसी भी बैंक का जो अपना विजिट ऐप है, जो कुणाल जी की ही टीम ने बनाया है उसको, तो बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैपिंग नहीं हो या कभी कोई परेशानी है, टेक्निकल इशू आ ही सकता है कभी, उसकी सूचना दे, उसको ठीक करने में यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है, उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन ऐप का सहारा ले विजिट में, तो एक फुल पिक्चर भी आता है कि क्या हो रहा है। साथ में ये भी एक संतोष होता है कि नहीं, हमारी टीम वहां भी पहुंच रही है और कोई किसी ढंग का गलत नहीं होगा काम वहां, परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। सामान्य सा है बोर्ड बैनर, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है। बैंक हमेशा इसके लिए, सारे बैंक अभियान चलाते रहते हैं कि बैंक की बोर्ड बैनर एकदम दुरुस्त है कि नहीं, कंफर्म कीजिए। कई बार आप लोगों को सूचित किया जाता है, कई बार आप लोगों को सूचित नहीं भी किया जाता है, और हम लोग उसको कंफर्म करते रहते हैं। अगर बोर्ड बैनर प्रॉपर ना हो तो वो एकदम निश्चित मान के चलिए कि वहां परफॉर्मेंस ढीला है और वो फ्रॉड की तरफ जा रहा है। और आपको ज्यादातर केस में मिल जाएगा ऐसा कि ये सही था, इस ढंग से परफॉर्मेंस तो नहीं हो रहा था, ये ग्राहकों को कुछ लूट रहा था या लूटने की पूरी तैयारी रची थी इसने। बैंक का मीटिंग आप सब लोग अटेंड करते होंगे। बैंक हमेशा इस बात के लिए हम लोग को चेताते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं कि हमें अपनी जो इज्जत है, जो हमारा हमारा जो नेम फेम है बाजार में, उसकी हमें बहुत चिंता है। और उनकी चिंता वाजिब है। ज्यादातर बैंक 100 साल पुराने, 150 साल पुराने, 50 साल पुराने ऐसे हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। आपकी संस्था 19-20 साल पुरानी है, उसमें भी 12-13 साल से इस काम में हम लगे हैं। तो हम हमारे तरफ से चूक की संभावना है, लेकिन अगर हम अटेंटिव रहेंगे तो चूक नहीं होगी। फिर एक और जो कॉमन है सभी बैंक में, आईआईबीएफ का। कितनी बार सब लोगों को रिमाइंड किया गया कि जितने भी सीएसपी हैं वो सब आईआईबीएफ का बीसीबीएफ जो एग्जाम है उसे सर्टिफाई हो जाए। ऑन बोर्डिंग के बाद भी 9 महीने का समय दिया जाता रहा आरबीआई द्वारा। कई जगह उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है। किसी भी समय कोई बैंक उसको डीएक्टिवेट कर दे सकता है। जिस दिन भी कोई आरबीआई का लेटर आया या उनका वो विंग जो ये कंप्लायंस देखता है वो अ, अपना देखा, उसमें लगा उसको फिट एंड फाइन करने में, तो वो डीएक्टिवेट कर देगा। तो जो नई व्यवस्था शुरू हुई है, तो पहले तो
लखनऊ का जो बर्ड है, नाबार्ड की एक संस्था है बर्ड, उसको मिला था। अब 3-4 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आ गए हैं जहां पर पहले अब ट्रेनिंग करना पड़ेगा। हर जगह हम लोग लिख के देते हैं कि जब कोई ऑनबोर्डिंग होता है सीएसपी, तो हम लोग उसको 3 तरह की ट्रेनिंग देते हैं। पहला कि वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पास एक थियोरेटिकल जानकारी उनको दी जाती है, फिर किसी दूसरे सीएसपी के पास उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर जब वो अपना खोलते हैं तो वहां भी सुपरवाइजर उनको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन कितना हम लोग दे पाते हैं, ये सब आप सब लोग समझ रहे होंगे कि क्या इस ढंग से प्रॉपर हम लोग दे पाते हैं। और जहां भी दे पाए आप, वहां बम्पर ग्रोथ हुआ। जहां नहीं दे पाए, वहां टूट के कगार पे। तो ये अनइवन स्ट्रक्चर को देखते हुए ट्रेनिंग का आरबीआई और नाबार्ड दोनों ने इस पर गहन चिंतन किया और तब बनाया कि एक ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। तो ये जो अपने को दर्ज करेंगे उसमें ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें 2 पार्ट है, बेसिक एंड एडवांस्ड। तो बेसिक में अपने लोगों को दर्ज नहीं कराना है, एकदम क्लियर फाइनल है। बेसिक में वो दर्ज करेंगे, अपने को दर्ज करेंगे जिनके पास काम का मेनू में उतना काम का भंडार नहीं है। कोई कैश इन कैश आउट या कुछ हल्का फुल्का जो काम कर रहे हैं, जो उस ढंग से आरबीएल वाले या दूसरे जो प्राइवेट बैंक है देते हैं और जो करते रहते हैं, तो वो उनके लिए है। हमारे सीएसपी के लिए चाहे किसी भी बैंक का हो, उन्हें एडवांस ट्रेनिंग में ही जाना है। और बेसिक भी करेंगे तो फिर एडवांस्ड करना पड़ जाएगा। और जब वो 48 घंटा या 6 डेज या कुछ ऐसे जो भी बना हुआ है उनका फॉर्मेट, वो अटेंड कर लेंगे ऑनलाइन। ऑफलाइन तो उसमें करने की कोई सोचे ही नहीं। एडवांस सर्टिफिकेशन में 2700 प्लस जीएसटी 486, यानी 3186 वो चार्ज करेंगे। और ऑफलाइन में महंगा तो और हो ही जाता है, फिर वहां ठहरने, खाने पीने, काम इधर छूटा, कुछ नहीं, ऑनलाइन करने की आवश्यकता है। तो एकदम ध्यान में रखा जाए कि ऑनलाइन करना है और एडवांस सर्टिफिकेशन में जाना है। ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा एडवांस सर्टिफिकेशन का, तभी फिर आईआईबीएफ के साइट पे आप फर्दर सर्टिफिकेट, बीसीबीएफ सर्टिफिकेशन के लिए आप अपने को एनरोल कर सकते हैं। जहां फिर आगे जो 800 रुपया प्लस जीएसटी या ओनली 800 जो भी हो, भूल रहे हैं, तो जो वो लगता है वो देके फिर जहाँ सेंटर हुआ वहां फिर अटेंड करना है, पास होना है। तो ये भी क्लैरिटी से जो भी अपने टीम लीडर हैं, टीम लीडर बोले तो एकदम सुपरवाइजर तक पूरी तरह ये जानने की आवश्यकता है कि गाइड करें सीएसपी को तो कैसे, क्या गाइड करें। इसमें सर एक मैसेज शेयर किया गया था ग्रुप में भी, तो उसमें जैसा अभी सर के द्वारा बताया गया कि एक जो और भी जो इंस्टीट्यूट्स है इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने के लिए, वो बर्ड के अतिरिक्त भी है। तो इसमें से एक इंस्टीट्यूट के द्वारा ट्रेनिंग अभी चल रहा है अभी वर्तमान में। तो उसमें जो लिंक शेयर किया गया उसमें अगर क्लिक करेंगे तो ये पेज सीधे आएगा। इसमें यहाँ पे दिख पा रहा होगा आप सब लोग को, टोटल ये सीरियल नंबर है बैच का। तो इसमें 16वां, ये 1 से लेकर के 16 नंबर बैच तक क्रिएट है, जिसमें से 13 बैच ऑलरेडी वो उनका बुक हो चुका है। इसमें एक क्लोज है कि यहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं। 3 बैच अभी ओपन चल रहा है, फिर जब क्लोज होगा फिर आगे से ये न्यू बैच बनाएंगे। 35-35 का एक बैच है उनका। 35 लोग उसमें जब हो जाएंगे तो वो बैच कंप्लीट हो जाएगा। फिर उनका आगे का शेड्यूल होगा। शेड्यूल ऑलरेडी यहाँ पे प्लान्ड है पहले से, स्टार्ट डेट, इन डेट, उसके बाद पेड है प्रोग्राम का जो ये है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन के माध्यम से करना है। इसमें यहाँ पे आएंगे तो प्रोग्राम का डिटेल के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिटेल मिलेगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे इसके जो लास्ट में है क्लिक हेयर रजिस्ट्रेशन लिंक, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो क्लिक करने के बाद इस तरह से वो आएगा, जो फॉर्म खुलेगा। और इसमें नीचे आकर के ऊपर का जो कॉलम है सारा उनका डिटेल है, कौन ट्रेनिंग देंगे, कब से कब तक है, बाकी सारा डिटेल। उसके नीचे आएगा तो आपका डिटेल है, ट्रेनिंग का नाम, जिनका नाम है वो अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से सारा कुछ फिल करके और आगे फिर जब बढ़ेंगे प्रोसेस करेंगे, फोटो सिग्नेचर अपलोड करके फिर फी जमा करेंगे। उसके बाद उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो जो डिटेल शेयर किया गया है उसके माध्यम से जो भी लोग बचे हुए हैं उनको अति शीघ्र रजिस्ट्रेशन करा दें, क्योंकि इसमें जो दिख पा रहा है कि अभी अगर
अभी भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो 31 मई से वो स्टार्ट है ट्रेनिंग का ही। तो यानी कि जून में ही, वो जून के फर्स्ट वीक में उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, और उसके बाद फिर वो एग्जाम देंगे, तो जून से पहले वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज है कि बैंक की तरफ से अब काफी इसमें सख्ती बढ़ती जा रही है। जो लास्ट मीटिंग था उसमें ही कहा गया था कि 15 मई के बाद से वैसे सभी जो जो ये है, जो कोड है, जो अभी तक पास नहीं किए हैं, उनका शायद वो डीएक्टिवेट करने के बारे में सोचा जा रहा है। कहा गया है कि पहले बीसी के एंड से ही उसको डीएक्टिवेट कीजिए। तो फर्दर उसमें हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी चूंकि ये प्रक्रिया थोड़ा सा अभी नया है और इसमें वो उधर से ही डिले हुआ है, लेकिन हम लोग इसको प्रायोरिटी पे इसमें सब लोग को गाइड करें। अभी भी अगर इसमें हम विलंब करेंगे, और इवन उसमें एक चीज और कहा गया है कि 15 मई से पहले अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है, उनका भी कोड बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन्होंने 15 मई तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया और वो पास भी नहीं है, तो उनका कोड डीएक्टिवेट किया जा सकता है। ये बैंक की तरफ से जो लास्ट मीटिंग हुआ कॉर्पोरेट सेंटर से, उसमें क्लियर कट उनका इंस्ट्रक्शन था। तो इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और जो भी लोग, खास करके जो एक्टिव सीएसपी हैं, उनको निश्चित रूप से जो आईएबीएफ है उसको, उसमें रजिस्ट्रेशन तो इमीडिएट करा दें ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद जो फर्दर उनका जो प्रक्रिया है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो होगा। तो तो इससे आईआईबीएफ से एक लगा हुआ और है जो सर्टिफिकेशन डीआरए, कुछ जो विशेष रिकवरी का काम है, तो वो चाहे स्टेट बैंक हो या पीएनबी हो या दूसरे बैंक हो, वो उसी को देते हैं जो डीआरए सर्टिफाइड है। तो डीआरए सर्टिफाइड की भी संख्या काफी बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी 2-3 दिन पहले पीएनबी से एक सर्कुलर आया है जो बहुत लोगों को मिला होगा या फिर नहीं देख पाए होंगे, तो जो जो ग्रुप है उसमें पीएनबी का मेन, उसमें हम पोस्ट भी कर देंगे कि फर्दर जो एनपीए या और भी जो डेटा देंगे वो तभी जब डीआरए का सर्टिफिकेट और लेटेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन फोटो, उनके केवाईसी क्रेडेंशियल, ये सब वहाँ जमा करना होगा उस सर्किल में। तो ये जो रिकवरी का काम हम लोग को जो मिल रहा है, जो बहुत बड़ा काम है, जब तक बैंक है तो वहाँ डिपॉजिट भी हो करना होगा, उनको लेना होगा, लोन भी उनको देना होगा, लोन से में कुछ खराबी भी आएगी, उनका रिकवरी भी होना होगा। तो अब जब हम लोग को वो उसके पार्ट बना रहे हैं, तो हमें उस ढंग की तैयारी भी करनी होगी। तो जो पहला टारगेट ये रखिए सभी बैंकों में कि जो आईएबीएफ का बीसीबीएफ कर चुके हैं, उनको फर्दर डीआरए में ट्रेंड बनाने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें इंटर कर जाने की आवश्यकता है। उसके लिए भी यहाँ पे जो वैसी एजेंसी है उनसे एग्रीमेंट है, और बहुत लो अमाउंट में भी वो करने के लिए तैयार है, जो चल रहा है, और कई लोग किए भी हैं। साउथ में भी एक है जो चंद्रशेखर जी, जो चेन्नई के चंद्रशेखर जी हैं, उनके पास पूरा उनका जानकारी है कि किससे ये कराएं। तो कहीं से ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भाषा का प्रॉब्लम या किसी ढंग से परेशानी है। इंस्टीट्यूट तैयार हैं, हम लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है आईआईबीएफ से। ये दोनों पार्ट पे हम लोग लेके चले, उस पार्ट को भी हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। फिर जो एक कॉमन ही है, जो चाहे एसबीआई हो पीएनबी हो कहीं भी हो, कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जिस भी बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मांगता है, कहीं तो केवल टैब है, उस टैब में ही सारा चीज इनबिल्ट है, तो वेल एंड गुड। स्टेट बैंक में खास करके चार है: माइक्रो एटीएम, यूवी लैम्प, पासबुक प्रिंटर एंड टैब। तो पिछले मीटिंग में भी हमने बताया था कि माइक्रो एटीएम का टारगेट 100% है बैंक द्वारा, और खुद भी इसको एकदम मान के चलिए कि हमें 100% पर ले जाना है। पासबुक प्रिंटर, ये तो मार्च में ही बोला गया था कि 90% पे जाइए, तो 70% पे जाइए, ऐसे करते। फिलहाल अगर ओवरऑल हम 60% पर भी जाते हैं, तो हमारा बहुत सारा जहाँ एलिजिबिलिटी है वो कवर हो जाएगा। और जो लेटेस्ट टैब भी चल रहा है, उसका भी 10% का टारगेट है। टैब में कुछ कुछ खराबी है, कुछ प्रोडक्ट कम है, सर्विसेज कम है, लेकिन बैंक उसको ठीक करने में लगा हुआ है, और उसमें भी हम लोगों को चलने का जरूरी है।
दूसरी बात टैब से रिलेटेड कि जो डिप्लॉय किए गए हैं उसमें भी आप देखते हैं कि इसे दो सर्किल, अमरावती और जयपुर को छोड़ के शायद ही कहीं दूसरे सर्किल में 100% लॉग इन हो पाता है। तो एक तो कम है, उसमें भी 100% लॉग इन नहीं हो पाता है। अगर टेक्निकल इशू वहां का है तो कुछ बताइए, अगर यहाँ से या फिर बैंक की तरफ से आग्रह करके उसको ठीक कराया जाए। अदरवाइज टैब उन्हीं को दिया गया है जिनके पास अच्छा काम है, अच्छा फुटफॉल है। एक और जो कॉमन ही है सारे बैंकों के लिए, लॉगिन परसेंटेज। अगर लॉगिन परसेंटेज को जितना ज्यादा हाई लेवल पे हम ले जाएंगे उतना ज्यादा काम होगा। इसमें कहीं से कोई समझ में कमी नहीं होनी चाहिए कि जितने ज्यादा ज्यादा आउटलेट हमारा कार्यरत होगा उतना ज्यादा काम होगा। लेकिन आप किसी भी बैंक में देखिए कि 70 to 90% ये चलते रहता है, और किसी किसी सर्किल में तो 50% 60% कहीं से एक्सेप्टेबल, उचित नहीं है किसी के हेल्थ के लिए। जो वहाँ जो स्टेट हेड है न उनके लिए, न हेड ऑफिस के लिए, न बैंक के लिए, न ग्राहकों के लिए। एकदम उसको उसके ओनर बनिए, उसको लगे कि एकदम मेरा आउटलेट है, क्यों नहीं खुलेगा। अगर आपका सेल्फ का कोई फ्रेंचाइजी रहता और नहीं खुलता, आप सवेरे देखते कि इतने बजे अगर खुलने का है तो किसका किसका खुला है, क्यों नहीं खुला है भाई, बहुत जोर से आप चलते। इसमें भी वैसी ही तत्परता दिखाने की आवश्यकता है कि अगर आउटलेट नहीं खुला है तो क्यों नहीं खुला है। और कोई नहीं पूछेगा तो वही जाएगा फिर more than 30 days, more than 60 days, more than 90 days inactive एंड फर्दर फॉर रिप्लेसमेंट। तो लॉगिन परसेंटेज को एकदम हम लोग हाई लेवल पे ले जाएं, ये जरूरी है। आप सबके कमीशन के लिए कई सुपरवाइजर हैं, उनके प्रॉपर सैलरी के लिए कई जगह डीसी कहते होंगे कि हम आपकी सैलरी रोक देंगे, आप तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सुनने की आवश्यकता नहीं है, आप अटेंटिव होइए। आपको अगर 30-40 लोकेशन मिला है तो आप खुद अटेंटिव रहिए। और उसके लिए हमेशा हम कहते हैं कि सवेरे अगर कोई सुपरवाइजर निकल के सिर्फ 2 जगह विजिट करना है, कहीं से भी अगर ये हो कि 4 जगह 5 जगह इनको विजिट करना है तो हमें तुरंत बताएं। ऐसा कहीं नहीं करना है, किसी बैंक के लिए नहीं करना है, और कभी भी वो फ्रूटफुल नहीं होगा। जाके कबड्डी की तरह हुतू तुतू नहीं करना है, जाके एक मीनिंगफुल विजिट करना है कि वहां गए, वहां अपना देखे, ग्राहकों से भी कुछ बात किए, लोकल अथॉरिटी से बात किए, आधे घंटे के लिए उसको ऑफ दिला दिए, उसको साथ में लेके गांव में गए, रिकवरी का भी काम होगा, सोशल स्कीम का भी काम होगा। जो शेष जो बचे हुए हैं 10-20 लोगों को, सीएसपी को वहां से फोन भी किए। फिर जब दूसरी जगह गए फिर इसी का रिपीटिशन कि फिर जो 10-20 लोगों हैं फोन किए, वहां भी लोकल अथॉरिटी के पास गए, जो सीएसपी है उसको भी गांव में ले गए। ऐसे ये करना है। जो रजिस्टर पे नोट हो रहा है कि नहीं ट्रांजैक्शन का, पर्ची सही जगह रखी जा रही है कि नहीं, तो ये जब 2 जगह विजिट होगा तभी संभव है। ये उसको करने का जरूरी है, और जिससे लॉगिन परसेंटेज भी बढ़ेगा। और वर्किंग का भी जो ग्राफ है, करीब करीब समझिए कि 5% to 10% ऐसे सीएसपी हैं जो पूरे महीने का 200 से भी कम ट्रांजेक्शन करते हैं। 200 अगर एक बेंचमार्क हम लोग बनाए, बनाना चाहिए इसे 300। अगर 10 ट्रांजेक्शन भी डेली होता है तो 300, तो 200 300 भी नहीं कोई कर रहा है, यानी ये सीएसपी आउटलेट लेके और दूसरे काम में वो संलग्न है। चाहे उनका फैमिली का कोई किराना दुकान हो, या ट्यूशन पढ़ा रहे हो, या खेती में हाथ बटा रहे हो। और अभी सबसे ज्यादा डर है कि उनके झोलटंग बन जाने का। झोलटंग मैंने समझते ही होंगे कि जो केवल उसमें परेशानी मिलनी है, और जो राजनीतिक जो एक ये है लोग हैं, वो उनको चलो रे, और उन्हें भी लगा कि चलो करते रहो घूमते रहो। ये जब नहीं चलता है तब भी कई लोग अपना काम छोड़ के और जो राजनीतिक काम है उसको इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि जो लोकल मुखिया जी है या उस ढंग की अथॉरिटी है उसके झोल टंग बन जाते हैं, उनके साथ
ढो ढोआ के ब्लॉक जा रहे हैं, फालतू का कोई काम नहीं है इनका। और एक स्टेट बैंक में एक चल रहा है कहीं कंफ्यूजन, अभी ये महीना खत्म हुआ नहीं है, आगे के महीने के बारे में कि स्लैब 4 लगता है ये स्लैब खत्म हो गया है। जब आएगा तो देखेंगे। जहां तक अपनी जानकारी है कि स्लैब स्ट्रक्चर खत्म नहीं हुआ है, मई में पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई नहीं रहेगा, तो कुछ ये लोग फॉर्मुलेट करने वाले हैं, ऐसा कॉरपोरेट के कॉन्फ्रेंस कॉल में भी कहा गया है। और फिलहाल तो चिंता इस माह की है कि इस माह में अपने मैक्सिमम लोग स्लैब 4 में पहुंच जाएं। सब लोग टारगेट रखिए कि मोर देन 90% हमारे सीएसपी स्लैब 4 में पहुंच जाएं। एवरेज बैलेंस कमीशन कट जाता है तो वो नहीं कटेगा। स्लैब 3 में भी रहते हैं, एवरेज बैलेंस 5% कट जाएगा वहां भी। स्लैब 4 में जाने पर ही 100% एवरेज बैलेंस कमीशन मिलेगा। हमारे 90% सीएसपी स्लैब 4 में पहुंच जाए, और उसमें से मैक्सिमम को सुपर स्लैब में पहुंचाइए। सुपर स्लैब में बैंक से ही कमीशन है 5,000, सुपर ये स्लैब 4 में बैंक से ही कमीशन है 2,200। इसके अलावे संस्था से जो इंसेंटिव है वो वो भी है, वो खत्म नहीं किया गया है। स्लैब 1 2 3 का संस्था से जो इंसेंटिव है वो खत्म कर दिया गया है कि हमें नहीं चाहिए। स्लैब 3 तक भी आके आप वो अपना पेनाल्टी आप ग्रहण कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को इंसेंटिव नहीं देंगे। देखिए जो सर बैंक। यहाँ हाँ। पे इसमें जो आया था कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें भी ऑलरेडी मेंशन था। यहाँ पे देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सीएसपी shall be required to achieve target under any three of four schemes under the respective slab to be eligible for payment of balance maintenance fee during maintenance fee during May every year. Performance under PMJDY and APY shall be considered to arrive at the eligibility for payment of additional incentive balance maintenance। यानी कि स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि मई में एवरी ईयर, जो मई मंथ होगा उसमें सिर्फ पीएमजेडीवाई और एपीवाई में अगर वो आते हैं तो उनको कंसीडर किया जाएगा एज पर द स्लैब सिस्टम जो इसमें दिया हुआ है उसके अनुसार से। तीसरा, ऐसे 3 आइटम में अचीव करना है प्रत्येक मंथ में एक्सेप्ट में, लेकिन अगर अगर मई महीने में सिर्फ 2 में वो करते हैं तो भी वो क्वालिफाई माने जाएंगे। वो इसमें यहाँ से जो स्पष्ट हो रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सर्कुलर भी क्लैरिटी से है, और बैंक में लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में भी बैंक ने कहा था कि इसमें हो सकता है कि वो नंबर का कुछ सोचे, लेकिन स्लैब स्ट्रक्चर नहीं खत्म हुआ है, और हमें नहीं लगता है कि ये खत्म होगा, क्योंकि बैंक ने इसको बनाया है आप सब लोगों को एक ऊंचाई पे ले जाने के लिए। और हम लोग आज के डेट में 13 बैंक से जुड़े हैं, शायद ही कोई बैंक है, कोई बैंक नहीं है कि जो लगातार अपने काम के लिए इंसेंटिव दे रहा हो और एवरेज बैलेंस दे रहा हो। 2 3 बैंक एवरेज बैलेंस की घोषणा किए हैं, लेकिन अपने एक भी सीएसपी को नहीं मिल पा रहा है, इतना इफ बट है। तो जो इतना मेहनत से जो हमारे सीएसपी ने एवरेज बैलेंस पाने की दिशा में काम किया है, उसको उसके फल को भी उसको उपभोग करने के लिए पूरा ट्रेन कीजिए, और ये रोल हम सब लोगों का है। हाँ बताइए पुरुषोत्तम जी, क्या दिखा रहे हैं? ये सर इसमें एवरेज बैलेंस के बारे में है। इसका डेटा जो ये है वो शेयर भी किया गया था ग्रुप में भी। तो इसमें वो एवरेज बैलेंस ऐसे मैक्सिमम पटना में ही है जो एवरेज बैलेंस लोगों को मिलता है, सीएसपी लोगों को। तो उसका मैक्सिमम 72% पार्ट जो है वो सिर्फ पटना में अभी ये मिल रहा है। टोटल टोटल जो है यहाँ पे 1,63,00,000 कमीशन जनरेट हो रहा है सिर्फ एवरेज एवरेज बैलेंस पे, जो सभी सीएसपी को मिल रहा है, जो जो कि स्लैब सिस्टम से थोड़ा सा ये है वो प्रभावित भी हो रहा है कि नहीं, कटौती भी हो रहा है। उसमें से 1,19,00,000 सिर्फ पटना में है और दूसरे नंबर पे लखनऊ में है। तो एक तो कि इसमें और वो डिपॉजिट बढ़ाने करने की सभी जगह पे आवश्यकता है। दूसरा कि पटना में भी अगर देखेंगे तो इसलिए ये दोनों डेटा साथ में शेयर किया गया है। पटना में जो कई लोग हैं वो उसके लिए विशेष रूप से वो अच्छा किए भी हैं, लेकिन आगे भी स्लैब में लाने के लिए भी उतना ही जिम्मेवार हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो संतोष जी के टीम के पास 31 लाख से ऊपर ये जो सीएसपी है उनको एवरेज बैलेंस पे कमीशन मिल रहा है, जबकि दूसरे किसी भी सर्किल में इतना एवरेज बैलेंस पे सीएसपी को कमीशन नहीं मिल रहा है। अगर हम किसी सर्किल की बात करें लखनऊ की, तो वो भी
24 लाख ही मिल रहा है, जबकि पटना में सिर्फ संतोष जी के टीम है, उनके पास 31 लाख मिल रहा है। तो ये सिर्फ इसलिए दिखाया गया है कि इसके इस स्लैब सिस्टम से वो उसी प्रकार से कमीशन भी प्रभावित हो रहा है। और अभी जो इस महीने का जो स्लैब सिस्टम है, जो स्लैब के अनुसार जो लोग जो उपलब्धि हासिल किए हैं वो न के बराबर है। तो इस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि कम से कम नुकसान हो और इसमें और बढ़ोतरी हो। तो इसलिए ये इसका तात्पर्य सिर्फ ये है दिखाने का। अच्छा, एक चीज और इसके जो अनुसार से इसमें दिखाया गया है पुरुषोत्तम जी, जैसे कि लखनऊ, तो 600 के करीब कोड है, तो केवल 389 लोग को मिल रहा है एवरेज बैलेंस मिल में। पा रहा है जी, यस सर, यस। हाँ, ये और एक सीरियस मैटर है अपने लिए कि 400 भी मान के चलिए तो एक तिहाई तो रह गए, एवरेज बैलेंस कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारा प्रयास ही नहीं उस दिशा में है। कमी हर जगह है। बिहार में ही अगर देखिए तो 300 के करीब है संतोष जी का, तो 25 हो सकता है कि रिप्लेसमेंट या वैसा हो। और लेकिन एक एक कोड एवरेज बैलेंस प्राप्त करे, ये है, सिस्टम में है, और आप उसको एक ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। हाँ, और क्या बता रहे थे आप? इसी में सर डिटेल भी साझा किया गया था कि किनको मैक्सिमम मिल रहा है। तो उसके अनुसार से भी देखेंगे तो जैसे अभी लखनऊ के हैं नगेंद्र मौर्य जी हैं, इनको 50,000 एवरेज बैलेंस पे इनको मिलता है। जबकि पिछले माह भी किसी भी स्लैब में ये जो मार्च महीने का है उसका भी दिया गया था और अप्रैल महीने का भी। तो मार्च में भी ये किसी भी स्लैब में कोई उपलब्धि हासिल नहीं किए, इस महीने भी नहीं किए। तो इनका इस प्रकार से वहां पे लगभग 7,500 रुपया के आसपास इनका कट रहा है प्रति माह। जो एक्स्ट्रा जो इंसेंटिव मिलना है वो उसे तो वो वंचित रह ही रहे हैं, साथ में उनको जो मिलना है वो भी, वो जो मिल रहा था एवरेज भी, वो भी उसमें से भी और कटौती हो रहा है। तो इसमें से भी ये जो 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 टॉप अर्नर है एवरेज बैलेंस में, उनको तो और प्रमुखता से वहां पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो सब लोग जरूर कम से कम स्लैब 4 तक तो जरूर पहुंचे, जिससे उनका जो जो मिल रहा है वो सुरक्षित रहे। और साथ ही एडिशनली उनको कम से कम 2,200 रुपए का इंसेंटिव उधर बैंक से मिलना है, यहाँ से भी 1,000 का इंसेंटिव की घोषणा की गई है जो मिल भी रहा है। तो इसलिए इसमें सूची भी जो है वो सारा शेयर किया गया है। इसमें से जो टॉप अर्नर हैं, जो भी कम से कम 15,000, 20,000, 10,000 इससे ऊपर, उनको तो हर हाल में स्लैब 4 में लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो पिछले माह में स्लैब 4 में आए थे, एक ये सोचा गया था, और सुपर स्लैब में उन लोगों का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप, मुझे लगता है कि स्लैब 3 में भी जो आए हैं, तो उनका, स्लैब 4 वाले का, सुपर स्लैब का, इस ढंग से हर जगह अगर प्रयास हो उसमें, तो और बहुत अच्छी उपलब्धि हो सकती है इस माह। अभी भी एक तिहाई समय बचा हुआ है इस महीने में। दो तिहाई तो हम लोग कंज्यूम कर लिए, एक तिहाई अभी भी बचा हुआ है। और पूरा फोकस्ड काम अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी उपलब्धि होगी। ये इस माह का दिखाया जा रहा है, जहाँ पे सुपर स्लैब में अभी मात्र 3 आए हैं, और वो 3 लखनऊ के हैं। लखनऊ को बहुत बहुत, लखनऊ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और सब जगह सब लोग, उसमें भी कृपा जी का, सर्वजीत शर्मा जी का, और एक अजय तिवारी जी का, और सब लोग अभी 0-0 पे आउट हैं। पटना के भी सब लोग 0-0 पे आउट हैं, और सब जगह के। तो जोड़ लगाइए, अब केवल एक तिहाई समय ही बचा हुआ है, और कोशिश करनी है कि 90% अपने लोगों को हम स्लैब 4 में ले आए। देखा ही आपने कि कितना जबरदस्त उसमें से कट जा रहा है। अगर 50,000 उसका एवरेज बैलेंस बन रहा है, और उसमें से 5% भी कट गया, 5% कट रहा है कि 7%? 5% लगता है। 15% सर कटता है। अगर वो 15। किसी भी स्लैब में नहीं आए तो भी 15% कटेगा, स्लैब 1 में आएंगे तो भी 15% कटेगा। लेकिन उसमें वो अंतर ये है कि स्लैब 1 में आने पे उनको कुछ इंसेंटिव मिलता है 1,200 रुपया, और हाँ। वो 15% कटता है। और अगर किसी भी स्लैब में नहीं आए तो हम्म। 15% की कटौती होगी, उनको किस प्रकार का कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो हम्म। वो स्लैब अगर स्लैब 4 में पहुंचते हैं तो पूरा 100% मिलता है। अगर वो हम्म। 95% पे रहे तो 5% कटेगा, 90% पे रहे तो 10% कटेगा, और वो उसके नीचे रह गए तो फिर वो ये हो जाएगा। एक सॉरी, आइटम। एक आइटम। इसमें हाँ,
हाँ, बोलिए बोलिए। जी, ये स्लैब 3 में रहने पे वो उनका 5% कटता है, स्लैब 2 में रहने पे 10% कटता है, और स्लैब स्लैब 1 में रहने पे 15% कटता है, वो इस प्रकार से। हाँ, स्लैब जीरो में रहने पर 50% कटता है। नहीं, 15% ही अभी कटता है सर। 15% ही है। यस। अच्छा। तो एक आइटम से एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस से 50,000 तक का उसको मिल सकता है। सोचिए। तो एक तो उसमें संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, और स्लैब पर ध्यान देने के लिए कि जो मिल रहा है वो कटे नहीं। अभी क्लासिकल एग्जाम्पल है नागेंद्र मौर्य जी का, कि वो अचीव नहीं किए, एक भी स्लैब अचीव नहीं किए ना। नहीं, एक एक भी नहीं है सर। न एक भी पिछले नहीं। माह में था, न इस माह में है, तो कहीं ना कहीं वो पर्पसफुल्ली या कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। हाँ। हाँ, और भी लोग हैं, जैसे अभी फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, तो ये राहुल कुमार रोशन हैं, जो पटना के हैं, पिछली बार स्लैब 4 में थे, इस बार भी स्लैब 3 में पहुंच चुके हैं। तो ये शायद स्लैब 4 में जरूर पहुंच जाएंगे इस माह में। और उसके बाद फिर यहाँ पे हैं, नॉर्थ ईस्ट सर्किल के हैं, ये स्लैब 4 में पहुंच चुके हैं। उसके बाद फिर ये आगे भी हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के ही हैं, स्लैब 4 में पिछली बार थे, इस बार स्लैब 1 में है। तो इनको भी निश्चित रूप से स्लैब 4 में पहुंचाने की आवश्यकता है। उसके आगे फिर अजय कुमार सिंह हैं, संतोष जी के टीम से, गोपालगंज के, पिछली बार स्लैब 4 में थे, इस बार स्लैब 1 में भी नहीं पहुंचे हैं। तो इनको वहां पहुंचाने की आवश्यकता है। ऐसे करके हम ये डेटा दिया हुआ है, सभी लोग से इस प्रकार से बात करके। दिल्ली के संजय संजय सिंह जी हैं, इनका 35,000 रुपये मिलता है, पिछली बार भी स्लैब में कोई अचीवमेंट नहीं था, जीरो पे थे, इस बार भी जीरो पे हैं। तो इनसे बात करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से और भी है सूची, इसमें ये सब लोग के साथ में शेयर किया भी गया है पहले भी, अगर उसमें कहेंगे दोबारा भी इसमें शेयर कर दिया जाएगा। तो इन सब लोग से विशेष रूप से बात करने की आवश्यकता है। चाहे रिप्लेसमेंट वाले में या फिर वर्किंग में, पीएमजेडीवाई या किसी चीज में, अगर कोई टेक्निकल इशू है तो उस पर बताइए। टेक्निकल इशू अगर ये जो रिप्लेसमेंट वाले में है तो पुरुषोत्तम जी बताइए, वो सब ठीक हो गया है? हम लोग जल्दी जल्दी जो स्टेज 1 2 3 वगैरह वगैरह है, ये सब चीज कर जी, ले रहे अभी कोई मेजर हैं। टेक्निकल इशू सर नहीं है, एक्सेप्शनल है कहीं कहीं पे वो, जैसे कहीं कहीं पे वो ब्रांच में शो नहीं कर रहा है। तो कुछ स्पेसिफिक केस हैं जो वो ये है, लेकिन मेजर कोई इशू नहीं है जिससे कि वो कोई 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 बड़े लेवल पे कोई रुकावट है। ऐसा कहीं पे कोई इशू नहीं है। एक दो केस कहीं कहीं पे है, तो वो सब कुछ कुछ आया है मेरे पास भी, जो आगे स्केलेट किया गया है। और उसको सर्किल, वो सब लोग से रिक्वेस्ट है सर्किल हेड से कि सर्किल हेल्प हेल्प डेस्क के थ्रू भी स्कोर में उसको दर्ज कराएं, और आगे भी उसको स्केलेट करें, ताकि वो फास्ट ट्रैक पे उसको सॉल्व किया जाए। और साथ में सीसी में जरूर यहाँ भी रखे, जो मेल वहाँ पे करे वो। तो स्पेसिफिक इशू है वो कहीं कहीं पे, रेयर केस में। कोई मेजर इशू इसमें नहीं है। बड़े पैमाने पे रिप्लेसमेंट हो रहा है सभी जगह पे, तो उसको फास्ट ट्रैक पे कराने की आवश्यकता है। कुछ केस है जहां जहां पे वो किन्हीं किन्हीं का, उसको भी टेकअप किया जा रहा है, वो सॉल्व कराया जाएगा, अलग से कोई वो ये है तो। पीएमजेडीवाई के एनरोलमेंट में कोई, या फिर उसमें आप या अजय तिवारी जी कहना चाहते हो इंस्टेंट अकाउंट खोलिए या फिर कौन अकाउंट खोलिए, क्या कीजिए, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इसमें तो फोकस सर, जो बैंक का इंस्ट्रक्शन है वो बार बार है कि पहला कि ई KYC अकाउंट ही सिर्फ खोलें, और दूसरा कि अगर इंस्टेंट अकाउंट उसका होता है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो खोला जाना चाहिए। अगर इंस्टेंट अकाउंट किसी कारण से नहीं खुलता है, तब जाके वो नॉर्मल जो ई KYC वाला अकाउंट है वो खोलें। और अगर वो माइनर के केस में तो अलग अलग है। अब बाकी टेक्निकल में वो अजय जी से रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा बताएं। सर हाँ, अभी मैं हमारे रिव्यू में कुछ कुछ नया एकदम से चेंजेस किया है ब्रांचेस ने। अभी तक सर ये था कि किसी भी मोड में अकाउंट खोल लिया जाए और ब्रांच उसको एक्सेप्ट कर रही थी, उसका मेकर चेकर आराम से कर दे रही थी। मतलब जो भी नॉर्मली एक जांच है, सही स्पेलिंग लिखा गया है, डेट ऑफ बर्थ सही डाला गया है, ये नॉर्मल सी एक जांच करके उसको मेकर चेकर कर दिया जा रहा था। अभी सर पिछले 10-12 दिनों से एक नया चेंजेस किया है, और अब बोला जा रहा है कि बिना ई KYC के, अगर कस्टमर मेजर है तो बिना ई KYC के कोई भी अकाउंट को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। किसी किसी ब्रांच में अभी भी चल रहा है पुराना सिस्टम। बाकी नए सिस्टम में यही बोला गया है कि ई KYC हर एक कस्टमर का निकाला जाए, भले ही उसका खाता 10 फिंगर कैप्चरिंग करके पुराने बेसिस पे खोला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ई KYC, ताकि जो आधार कार्ड में जो डिटेल है
वो एकदम आधार कार्ड जेन्युइन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। वो उससे इंस्टेंट सारी डिटेल ई केवाईसी में छप जाती है। तो कोई भी अगर कस्टमर जैसे अगर एडिट करके आधार कार्ड अपना प्रस्तुत करता है, उसमें अपना फादर नेम बदल दिया या डेट ऑफ बर्थ बदल ली या एड्रेस चेंज कर लिया, पिन कोड बदल लिया, तो वो उसमें जो भी आधार में डिटेल रहता है, इंस्टेंट वाला जो मतलब लेटेस्ट डिटेल रहता है, वो ई केवाईसी में प्रिंट हो जाता है। तो ये इंश्योर कर रही है बैंक कि आधार कार्ड जेन्युइन है और कस्टमर भी जेन्युइन है। तो फॉर्म के साथ ई केवाईसी जरूर लगाने की बोला जा रहा है। और कल ही एक ब्रांच सीएसपी से कॉल आया था कि सर कुछ अकाउंट में नहीं लगा है प्रिंट और हमारे फॉर्म वापस कर दिए गए हैं। अब इसमें सर एक दिक्कत और एक आती है कि अगर कस्टमर का अकाउंट अपन ने बिना ई केवाईसी जनरेट किए हुए अगर इनरोलमेंट कर दिया, तो फिर सीएसपी उसका ई केवाईसी नहीं निकाल पाता है जब तक कि वो अकाउंट मेकर चेकर प्रोसेस में है। या तो उसको डिलीट कर दिया जाए या फिर उसको ऑथराइज कर दिया जाए, तभी फिर वो कस्टमर सीएसपी के पास अपना निकाल पाता है ई केवाईसी। अन्यथा उसमें एक एरर मैसेज देता है, कस्टमर इज ऑलरेडी इन प्रोसेस, प्लीज गो टू ब्रांच। तो ब्रांच तो ई केवाईसी निकाल पाती है, फिर सीएसपी नहीं निकाल पाता है जब तक कि उसकी प्रोसेस पूरी ना हो जाए। तो सीएसपी को हमने अपनी तरफ से तो गाइड कर दिया है, जितने भी मेरे सर्कल में सीएसपी हैं, कि बिना ई केवाईसी जनरेट करे कोई भी अपना चाहे इंस्टा अकाउंट हो, चाहे नॉर्मल अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, वो बिना ई केवाईसी के ना खुले। और इसमें सीएसपी के साथ भी सर एक बढ़िया मतलब और वो एक उसका सुरक्षा की दृष्टि से भी एक मतलब बढ़िया चीज हो जाती है कि उसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल 0.1% भी नहीं रह जाती है। मतलब 100% जो आधार का डाटा है, तो वो सीधा उसमें चला जाता है सिस्टम में। तो सीएसपी कोशिश करें कि लगभग लगभग अकाउंट वो इंस्टा ही खोलें या ई केवाईसी निकाल के और एक जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे खोलें। बाकी 10 फिंगर कैप्चरिंग से भी खोल सकते हैं, मतलब वैसा कोई इशू नहीं है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये वाले खाते खोलें। अभी सर टेक्निकल में एक चीज ट्रिपल एस करने में बहुत ज्यादा अभी परेशान हो रहे हैं सीएसपी। इंस्टा अकाउंट में वही जो पहले दिक्कत आई थी कि जैसे ही उसका आधार में कुछ अगर स्पेस है, स्पेशल कैरेक्टर है, तो वो उसको आगे नहीं बढ़ाता है या एरर दे देता है, फादर्स नेम कांट बी स्पेस, मतलब फादर नेम में स्पेस है कहीं, या कोई अल्फा उस स्पेशल कैरेक्टर कहीं शो कर रहा है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा अभी डिस्टरबेंस में हैं। बाकी हो सकता है उस पर काम चल रहा हो, क्योंकि बीच में अभी ये बंद हो गया था। इंस्टेंट अकाउंट खोल के तुरंत ही सीएसपी उसका मेकर चेकर ब्रांच से करवा के और सेम डे ही उसका एपीवाई एसबीवाई कर पा रहे थे। लेकिन अभी ये ज्यादा समस्या अटल पेंशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, और किसी किसी केस में जेजेबीवाई करने में भी प्रॉब्लम देता है सर। मेरी तरफ से सर इतना ही, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपने बताया। अगर कोई और टेक्निकल इशू के बारे में कोई कहना चाहते हो, या फिर गौतम जी जुड़े हैं, अगर गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हो या कोई भी, तो बताएं। चल, जब तक आप लोग सोचें तो एक चीज और कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट कि एकदम एक अपना सुदृढ़ स्ट्रक्चर बनाइए कि डेली बेसिस पे कम से कम डबल डिजिट में मेरा परफॉर्मेंस होगा ही, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी बैंक में। जो भी एक टारगेट दिया जाता है, आप देखिए परसों और कल वहां लॉग इन डे था, इसके बावजूद भी आप देखिए कि एक्टिवली कितने सर्किल या कुछ टीम भी उसको कर पाए। एकदम लगा कि जैसे कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, ये ऐसी होते जाता है, और नहीं भी हो रहा है तो कौन क्या कर लेगा, क्या चिंता है, ऐसा ही भाव झलक रहा है। अगर जैसे अहमदाबाद का ही बात लें, अगर मुश्किल से 4-5 और हो जाता पीएमजेजेबीवाई में, तो ये डबल डिजिट में आता। अगर 8-10 और पीएमएसबीवाई हो जाता तो डबल डिजिट में होता। तो आप जब अटेंटिव रहेंगे, ये एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उसी ढंग से हर जगह, तो ये, तो वो एकदम आएगा डबल डिजिट में परफॉर्मेंस, और एक आदत बनेगी।
वो आदत खत्म हो रही है। कहीं कहीं एकदम मान के चल रहे हैं कि नहीं, मेरा जो सर्किल है हिलेगा नहीं। ये ऐसा ही होता है, ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैसा होता है। आपको पुशी बनना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तभी हम जो थैंक्स भी लिखे हैं वो फाइटर के लिए थैंक्स लिखे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं ये किया। जैसे देखिए यहाँ पे अमरावती और मुंबई। मुंबई जस्ट सरेंडर्ड। ओवरऑल एवरेज अमरावती का 18.60, मुंबई का 7.350। तो आप फाइटर नहीं बने हैं, आप सरेंडर किए हैं। उसी ढंग से भुवनेश्वर ने सरेंडर किया है कलकत्ता के सामने। उसी ढंग से दिल्ली ने सरेंडर किया गुवाहाटी के सामने। कहीं मैच नहीं है। चंडीगढ़ और जयपुर में जयपुर ने एकदम सरेंडर कर दिया। बेंगलुरु में जो भी हो फाइट हुआ है, 4-3 ऐसे है। कमी है, लेकिन वो एक फाइट का सीन है। तेलंगाना अहमदाबाद में एक फाइट का सीन है। ये हम हमेशा कहते हैं कि फाइटर बनिए, सरेंडर करने वाले नहीं। आपके काम से झलके कि आपने मेहनत की। उसी ढंग से यहाँ देखिए, अजय शर्मा जी संतोष गुप्ता में एकदम कांटे की टक्कर। और संतोष जी की टीम अक्सर अजय शर्मा जी की टीम को पछाड़ देती है। आगे उम्मीद करते हैं कि अजय शर्मा जी भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन एकदम कांटे की टक्कर होती है। तो हमने मजाक में कहा। धीरज जी, हरिओम जी, एकदम टक्कर है। लेकिन नवीन मिश्रा जी और राकेश जी की टीम में टक्कर नहीं है भाई। अदरवाइज राकेश जी की टीम बहुत अच्छी है। उसी ढंग से घनश्याम जी और राजेश जी के भी टीम में टक्कर नहीं है, राजेश बरहेट जी। कुमार रंजन जी और मिंटू जी में भी टक्कर नहीं है। 17-8 का कहीं से वो नहीं है। और यहाँ तो इतना बड़ा गैप है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जितेंद्र मोदक जी और चंदन कुमार जी में 72-8। उसी ढंग से नित्यानंद जी और भूपेश पांडे जी में 17-5। कहीं से फाइट नजर आ रहा हो किन्हीं को तो बताएं। दिवाकर जी और कृष्णा जी भी में कहीं कोई फाइट नहीं है। वो है, ऐसी है। दिवाकर जी ने कोशिश की, कृष्णा जी ने कोशिश नहीं की। उसी ढंग से यूपी में भी देखिए, वो देवेश जी और कृपा जी में बहुत कुछ है, लेकिन एकदम ये नहीं है, कांटे का नहीं आ पाया। पंकज अवस्थी जी और अजय जी में भी और बढ़ना चाहिए था। सरजीत जी आनंद जी में भी और बढ़ना चाहिए था। आशीष दीक्षित जी और राजकुमार यादव जी में भी और बढ़ना चाहिए था। दिनेश जी और आफ्ताब जी में तो कोई टक्कर नहीं है उस ढंग का। संत जी और राकेश उपाध्याय जी में भी कोई टक्कर नहीं है। सुबोध कुमार जी और शैलेश त्रिपाठी जी में भी कोई फाइट नहीं है। फाइटर के रोल में नजर आने चाहिए और डेली बेसिस पर भी डबल डिजिट में परफॉर्मेंस होना चाहिए भाई। हमारे बहुत सहयोगी लोग जुड़े हुए हैं। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहिए। कोई ये जो रोज हम लोग काम करते हैं उसके बारे में, या कोई और सुधार के बारे में, या फिर एनुअल मीट जो होने वाला है, या एनी इशू। सर बताना तो यही एक परफॉर्मेंस को सुधारेंगे सर। जो लास्ट हुआ है उसमें फाइटर की तरह नहीं आया है, तो एकदम सर नेक्स्ट मैच में फाइटर की तरह रहेंगे। और ये हमारी टीम से कमी हुई है, जो लास्ट मैच हुआ है उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट होगा और अच्छा इम्प्रूवमेंट देंगे। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, पहला चीज कि जो एनुअल मीट जैसा सर बोले 11 तारीख को है, उसके लिए आप लोगों को अपने संजीवनी चैनल के ऊपर कुछ कंटेंट भेजना होगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना भी कंटेंट आप लोग भेजेंगे उसको हम लोग मीटिंग में भी दिखाएंगे और चैनल पे तो अपलोड करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों के पास संजीवनी मॉडरेटर का नंबर होगा। आप लोग मतलब आप सुपरवाइजर, डीसी या सीएसपी कोई भी इसमें आप लोग कंटेंट भेजिए, यहाँ पे अपलोड कीजिए। अपलोड नहीं, ज़्यादा बड़ा फाइल है तो उसको आप लोग लिंक बना के भेज दीजिए, वो हम लोग डाउनलोड करेंगे, उसको एडिट करेंगे। इसके पुनः साथ सर हाँ बोलिए। पुनः सर ये कंटेंट किस तरह का होगा, थोड़ा वो भी ब्रीफ कर दीजिए। हाँ किस तरह। बता रहे, बता रहे। जब भी कंटेंट आप भेज रहे हैं तो उस बारे में 2-4 लाइन भी साथ में लिख दे, ताकि हम लोग को आसानी हो उसको समझने में। ठीक है।
अब जैसे इसमें आप कंटेंट में आप क्या भेज सकते हैं, कुछ आप बताना चाहते हैं, कोई अपना संदेश हो, उसको आप अपलोड कर दीजिए। या फिर आप सुपरवाइजर है, डीसी है, स्टेट हेड है, सर्कल हेड है, कहीं कियोस्क पे जा रहे हैं, सेंटर पे जा रहे हैं, अच्छा दिख रहा है तो उसका भी वीडियो बना लीजिए। फिर वहां पे जो सुपरवाइजर और डीसी जो लोग जाते हैं विजिट में, कुछ कस्टमर से बात कर लीजिए वहीं पे, उसका वीडियो बना लीजिए। और हम लोग कोशिश करेंगे उसमें से जितना भी अच्छा अच्छा वीडियो रहेगा उसको हम लोग अलग से रख के और एनुअल डे पे दिखाएंगे। जैसा आप पिछले 2 बार से देख रहे हैं कि एक पीछे में बैकग्राउंड में वीडियो चलते रहता है, अभी क्या 5 से 10 मिनट का ही चलता है, उसको हम लोग बढ़ा देंगे। और करीबन हम लोग का 10 से 11 घंटे का वो फंक्शन रहता है। उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हर का वीडियो 2-4 बार तो कम से कम दिख ही जाए। ठीक है। इसमें आप लोगों को सिर्फ एक खास बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप लोग हमको वीडियो या ऑडियो भी सिर्फ भेज रहे हैं तो उसको एडिट नहीं करें। ठीक है, एडिट नहीं करें, रॉ फॉर्मेट में ही हमको भेज दे। हम लोग के यहाँ पे एडिटिंग टीम है, वो उसको अपना काट छाट के सुधार करके और जैसा भी होगा हम लोग उसको आगे प्रोसेस कर देंगे। ठीक है। और आज से मतलब हम लोग पीछे एक बार शुरू किए थे संजीवनी रेडियो का, लेकिन अब आज से मतलब ये जो मीटिंग जा रहा है ये भी अभी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये रिकॉर्ड होने के बाद इसमें से भी हम लोग देखेंगे, इसको इसमें से भी छाटेंगे, इसको एडिट करेंगे और इसको प्रेजेंटेबल बना के इसको भी हम लोग संजीवनी के चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आगे से आप लोग भी बहुत सारा मीटिंग करते रहते होंगे, तो आप लोग से भी ये मेरा निवेदन है कि आप लोग भी अपना वीडियो को मतलब मीटिंग को रिकॉर्ड कर लें और हम लोग को भेजते रहें। हम लोग ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कोशिश करेंगे जितना भी आप लोग भेजेंगे एक एक करके सबको अपलोड करेंगे। इससे दो चीज होगा, अभी मीटिंग में जो भी बात हुआ बहुत सारे लोग तो जुड़ नहीं पाए। ठीक है, तो वो बाद में भी किसी भी टाइम देख के इससे आप उनको इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा। और दूसरा हमारा संजीवनी जो चैनल है उसका भी अपग्रेडेशन होता रहेगा, लोग जुड़ते जाएंगे। अब जो वीडियो आप भेज रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप अपना संदेश भेज सकते हैं। आप चाहे तो आपके एरिया में आसपास में जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस या कोई विशेष स्थान हो उसका भी वीडियो बना के आप हम लोग को भेज दीजिए। ठीक है, आगे चल के हम लोग ऐसा भी सोचे हुए हैं कि कुछ वर्चुअल मीटिंग करेंगे जिसमें लिमिटेड लोग या 5 से 6 मेंबर ही ज्वाइन रहेंगे। और वो किसी भी टॉपिक या स्कीम, जो बैंक का स्कीम चल रहा है, 10 या 12 मिनट का एक वीडियो बना लेंगे हम लोग और उस तरह से वो मीटिंग को भी रिकॉर्ड करके हम लोग अपलोड करेंगे। फिर विजिट पे हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग को 2-3 चीज का ध्यान रखना है। जैसा कि सर ने बोला है कि एक दिन में 2 ही विजिट करें, 2 से ज्यादा विजिट नहीं करें, वो तो बहुत ही जरूरी है। दूसरा, हम लोग का जो संजीवनी पे यूट्यूब चैनल है उसको भी वहाँ पे जो अभी कस्टमर होंगे या जो आजू बाजू के लोग होंगे उनसे सब्सक्राइब करवाते रहे। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज को लाइक और फॉलो कोई नहीं कर रहा है। ये मतलब हमारा जो फेसबुक है उसमें सिर्फ 500 लोग लाइक किए हुए हैं, बताइए। हमारा 20,000 से ऊपर एक्टिव मतलब मेंबर है, हम लोग पार्टनर्स हैं 20,000 के करीब, और हमारा फेसबुक पेज को सिर्फ 500 लोग ही लाइक किए हुए हैं। तो इसको भी जरा अपने सुपरवाइजर, आप सुपरवाइजर या डीसी जो भी है जहाँ भी है, अपना फेसबुक पेज को लाइक करवाएं, उसको फॉलो करवाएं ताकि ये नंबर्स दिखे। उसके बाद हम लोग आते हैं कि विजिट ऐप के कार्यक्रम में। विजिट ऐप का जो चल रहा है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता होगा वो हम लोग सॉल्व करते ही रहते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें फोन नंबर भी लिखा हुआ है, ग्रुप के हेडिंग में ही फोन नंबर लिखा हुआ है। अगर कोई परेशानी आता है तो आप अगर ग्रुप में डाल दिए या उस फोन नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम अभी आ रहा है जैसे कि पासवर्ड का, या अभी हम लोग उसमें कैप्चा लगाया है। हम लोग कोई भी चेंजेस कर रहे हैं ना, वो सब बैंक के ऑडिट के रिक्वायरमेंट के तहत किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि जितना भी सरल से काम हो जाए, लेकिन बैंक का अपना रिक्वायरमेंट है, उसके तरफ से हम लोग को करना पड़ता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जब विजिट कर रहे हैं तो
उसमें एक और फीचर हम लोग को ध्यान में रख करना है, जब विजिट कर रहे हैं तो उसमें मैसेज भी हम लोगों ने डाला हुआ है, जो फोटो ले रहे हैं ना वो वहाँ के सीएसपी के साथ फोटो लेना है। एक फोटो जो आप अंदर में ले रहे हैं खुद का सीएसपी के साथ फोटो लेकर ही अपलोड करें। इसके अलावे आईटी से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो, परामर्श हो, आप लोग मुझे बता सकते हैं, मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या सीधा मैसेज भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी परामर्श के लिए हम लोग हमेशा ओपन हैं, क्योंकि हम लोग तो बैकएंड में रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, लेकिन आप ही लोग बाहर रहते हैं और आप लोग का ही फीडबैक हम लोग को, हमारे सॉफ्टवेयर को आगे बढ़ाएगा। बहुत सारा चीज है पीछे दिनों में हम लोग को काटना पड़ा, क्योंकि बैंक से वो ऑडिट में आ रहा था। हम लोग धीरे धीरे उसके प्रति जागरूक हुए हैं और उसका सारा एक एक करके जो भी ऑडिट में रिक्वायरमेंट हो वो सब हम लोग कर रहे हैं। ऑफिस में भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है और फील्ड में भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा। तो इतना मुझे कहना था। सबसे बड़ा जरूरी चीज है अभी एनुअल मीट के बारे में कि आप लोग वीडियो बना बना के हम लोग को भेजें, हम लोग उसको आगे एनुअल डे के दिन जरूर दिखाएंगे, और आगे जो भी मीटिंग कर रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड कर लें और वो सब रिकॉर्डिंग हमको आप लोग भेज सकते हैं। और कुणाल जी, आप जो मॉडरेटर का नाम और मोबाइल नंबर जिस पर जी व्हाट्सएप नंबर है उनका, वो नेशनल ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा, हाँ जिससे हाँ जो भी इनपुट जिनको भेजना है तो वो उस पर भेजें और एक रिफ्रेश भी हो जाए कि नहीं इस नंबर पे भेजना है। हाँ ठीक है सर, वो कर देंगे। तो हाँ। थोड़ा सा बस हम सिर्फ समराइज करना चाहेंगे उसको। हाँ, एक बोलिए। तो सब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एनुअल मीट के बारे में सूचना दी गई कि ये अगले अगले महीने 11 मई को एनुअल मीट किया जाना है। उस संबंध में जो भी वीडियो क्लिप वगैरह सब लोग भेजें। और इसके अतिरिक्त जो बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया गया, तो इसमें जो बैंक के तरफ से भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस साल जो जो करंट चालू वित्तीय वर्ष है, करंट फाइनेंशियल ईयर, इसमें 3 मेजर पॉइंट है उसको रखा गया है, उसको फोकस किया गया है। और अक्सर ये 3 ही पॉइंट पर फोकस किया भी जाता है। उसमें से पहला है बिजनेस, दूसरा कंप्लायंस और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और बार बार कहा गया है बैंक की तरफ से कि ये तीनों पॉइंट को देखेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस पे पहले उस तरह से फोकस नहीं था, इस बार बहुत विशेष पार्टिकुलर हैं बैंक के लोग। और उसमें चाहे वो अभी तक अभी उनका ये भी कहना है कि अगर इसमें आप प्रॉपरली उसको फॉलो और टारगेट को अचीव नहीं करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उससे रिलेटेड भी आपको न्यू कोड का अलॉटमेंट और या फिर रिप्लेसमेंट है, सब उसमें उससे वो रिलेटेड होगा। तो बिजनेस पैरामीटर में वो डिस्कशन हो ही गया। बिजनेस पैरामीटर में लॉगिन सुबह में करना, ट्रांजैक्शन मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो, सोशल स्कीम में तीनों जो पार्ट है उसमें मैक्सिमम काम करवाएं, पीएमजेडीवाई मैक्सिमम अकाउंट ओपनिंग के लिए उनको प्रेरित करें। उसके साथ ही जो अकाउंट है उसमें मैक्सिमम डिपॉजिट करवाएं। और ये सबसे रिलेटेड की जो स्लैब सिस्टम है उसमें वो पहुंचे। तो ये सब पार्ट है और भी बहुत कुछ है उसमें, वो अलग डिटेल में जाएंगे। तो ये बिजनेस से रिलेटेड है, जिससे बिजनेस बढ़े, उनका इनकम बढ़े। दूसरा हो गया कंप्लायंस का पार्ट। कंप्लायंस में सबसे पहला तो विजिट विजिट अगर करेंगे तभी वहां पे देख पाएंगे। विजिट करने के बाद वहां पे बोर्ड बैनर प्रॉपर्ली है कि नहीं, रजिस्टर प्रॉपर्ली है कि नहीं, वॉइस प्रॉम्प्ट काम कर रहा है कि नहीं, आईआईबीएफ वो पास है कि नहीं, डीआरए पास है कि नहीं, एग्रीमेंट उनका अपडेटेड है या नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन का उनके पास कोई वो फाइनल रिपोर्ट का कॉपी उपलब्ध है कि नहीं, ऑथोरिटी लेटर उनके पास उपलब्ध है कि नहीं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है कि नहीं। तो ये सब सारी जो 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 पॉइंट है उसको सुनिश्चित करना, ये कंप्लायंस का पार्ट है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें माइक्रो एटीएम जो बताया गया शुरू में इस सर के द्वारा भी डिटेल में कि माइक्रो एटीएम 100% जो टारगेट है वो बैंक की तरफ से, पासबुक प्रिंटर का 50%। और पटना में जो पिछली मीटिंग में भी डिस्कस किया गया था, पटना पटना सर्किल के लिए 80%, जो भी लोग पटना सर्किल में हैं उनके लिए 80% सीएसपी के पास पासबुक प्रिंटर की उपलब्धता होना अनिवार्य है। उसके बाद हैंडहेल्ड डिवाइस में 10%, यूवी लैंप 100%। तो ये 3 ही पॉइंट ऐसे हम समराइज वे में देखें तो इसके बाद थोड़ा आसान हो जाएगा, बिजनेस, कंप्लायंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट है, इस पे वो बैंक की तरफ से भी है और सारी बातें डिटेल्स में बताई गई है। तो इसको बस रिपीटेशन के तौर पे हम सिर्फ एक बार इसमें रिपीट किए हैं। थैंक यू। तो सब लोग स्ट्रांग बनिए, अटेंटिव बनिए,
ऐसी नौबत नहीं लाने दीजिए कि आपको डांटना पड़े, आपको हटाने का कहना पड़े, हटाया जाए। आपको और कुछ इंसेंटिव के बारे में सोचें, आपके बारे में कुछ वेतन बढ़ाने के बारे में सोचें, कुछ पॉजिटिव सोचें। और अंत में फिर क्या होगा कि वो सुपरवाइजर या जो भी है उनके अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो भी है, हटाए जाएंगे। तो वैसा नहीं हो। हम तो मान के चलते हैं कि जो कुछ दिन सीख लिए वो एक पिलर है, एक स्तंभ है, एक पार्ट एंड पार्सल है सिस्टम के। तो जब उसके लिए लगे रहना पड़ेगा और अपना देना पड़ेगा, उस ढंग का डिलीवर करना पड़ेगा, न कि उसको सिस्टम को कमजोर करते रहना पड़ेगा, तो फिर वो टूट जाएगा। तो खूब बढ़िया से आप सब लोग काम कीजिए। और फिर आपकी टीम से भी हम लोग अलग से बात करेंगे, और दूसरे भी टीम से हम लोग अलग अलग भी बात करेंगे, करते रहते हैं कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल का ये भी कुछ बढ़ाया जाएगा, जिससे कि कई लोगों से बातचीत हो सके और लोकल स्तर पर भी क्या परेशानी है ये वो देखा जाए। तो इन्हीं के साथ समाप्त किया जाए। पुरुषोत्तम जी और अन्य हमारे सहयोगी भाई लोग